आज का हमारा विषय है समास। सबसे पहले मैं आपको समास की परिभाषा बताती हूँ। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या समस्त पद कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा शक्ति के अनुसार। हवन सामग्री, यहाँ हवन सामग्री जो है वो समस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा हवन के लिए सामग्री। क्या बनेगा? हवन के लिए सामग्री। समास की परिभाषा को संक्षिप्त रूप में हम इस प्रकार भी बता सकते हैं कि समास की परिभाषा को हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक विभक्ति रहित शब्दों का जो मेल होता है वही समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के भेद की जानकारी बता रही हूँ मैं आप सबको। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा अव्ययीभाव समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के ये कुल 6 भेद माने जाते हैं। चूंकि हम सभी 9th 10th कक्षा में हैं और हमारे जो प्रश्न हैं वो विग्रह करने वाले आएंगे तो हमें समास के भेदों की जानकारी भी अति आवश्यक है और इसके लिए हमको इन्हें ध्यान से समझना है। अगर हम इनकी परिभाषाओं को ध्यान से समझेंगे तभी हम विग्रह करने में हमको आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में बताती हूँ। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं तथा इसका विग्रह करने पर और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। वैसे ज्यादातर और शब्द का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए माता पिता, जब हम माता पिता शब्द का विग्रह करेंगे, समस्त पद का विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था कि विग्रह करने पे और शब्द का प्रयोग होता है तो इसका विग्रह क्या बन रहा है? माता और पिता। दूसरा उदाहरण देखिए आप, अपना पराया, इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा अपना और पराया। ठीक इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखिए आप, भला बुरा, इसका विग्रह करने पे बनेगा भला या बुरा, और भला और बुरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपने देखा कि द्वंद्व समास की क्या परिभाषा निकलती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, और तीसरी बात यह है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द का प्रयोग होता है। मैंने आपको ये 3 उदाहरण दिए हैं, आप इसी परिभाषा के अनुकूल और इन उदाहरणों को समझते हुए अन्य उदाहरण बनाने की कोशिश करना। अब हम समास के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। दूसरा भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। जैसा कि आप जानते हैं ये संख्यावाची शब्द से ही पता चल रहा है, जहाँ पहला शब्द किसी संख्या शब्द का उद्बोधन कर रहा है। समास में प्रयुक्त संख्या शब्द किसी समूह का बोध कराता है। समूह का मतलब आप जानते हैं वो एक से अधिक होता है, तब वो समूह कहलाता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे हमने द्वंद्व में विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया था, वैसे द्विगु समास में समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए त्रिरत्न, त्रिरत्न एक सामासिक पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो त्रि है वो एक संख्या शब्द को बता रहा है और रत्न जो है वो संज्ञावाची शब्द है,
जब हम इसका विग्रह करेंगे, त्रि का मतलब आप सब जानते हो 3 होता है, तो 3 रत्नों का समूह। दूसरा उदाहरण देखिए, पंचवटी। पंच जो है एक संज्ञा है, पंच का मतलब होता है 5। आप सभी संस्कृत विषय पढ़ते हैं और आपको संस्कृत में गिनते हुए जो संख्या ज्ञान है वो भली भांति परिचित भी हैं, इसलिए आपको इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो पंचवटी यानी कि 5 वटों का समूह भी लिख सकते हैं और समाहार भी लिख सकते हैं। सप्तर्षि, सप्त का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। इस प्रकार द्विगु समास में हमने क्या क्या चीजें ध्यान में दी, एक बार मैं आपको फिर से पुनरावृत्ति करती हूँ। इसमें पहला है परिभाषा के अंतर्गत कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची होता है। दूसरी बात, इसमें समास में किसी संख्या या समूह को संख्या जो है वो किसी समूह का बोध कराती है। और तीसरी बात, जब इसका हम विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयुक्त होता है। अगर आपको ये द्विगु समास समझ में आया है और ये 3 उदाहरण अभी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए, तो आप अन्य उदाहरण इस तरह से और बनाने का प्रयास करें। जब व्याकरण का नियम है, जब तक हम स्वयं उदाहरण बनाकर उनको स्पष्ट नहीं करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आती है। तो अगर हम अपने स्वयं के उदाहरण बनाकर उनका विग्रह करेंगे तो हम समास को भली भांति समझ पाएंगे।